So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to calculate free cash flow of firm and free cash flow of equity. फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म मतलब हम कैश फ्लो निकाल रहे हैं फर्म के रिस्पेक्ट में, मतलब कि फर्म के लिए कैश फ्लो निकाल रहे हैं, ना तो वो इक्विटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना तो वो डिबेंचर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो एक फर्म के लिए है। ठीक है, तो फर्म डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स, इक्विटी ये सब मिल के बनाते हैं। तो फर्म के लिए जब कैश फ्लो है तो वो किसी भी बेटों में नहीं बैठेगा, मतलब कि वो दादाजी का है पूरा का पूरा। तो फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म मतलब कि सिंपल पर्टिकुलर पूरे फर्म का है वो। बट जब फ्री कैश फ्लो ऑफ इक्विटी निकालते हैं तो उधर जो फर्म का जो फ्री कैश फ्लो रहता है उसमें से हम क्या करते हैं कि डिबेंचर वालों को दे देते हैं उनका पैसा, लॉन्ग टर्म लोन वालों को उनका हिस्सा दे देते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस वालों को उनका हिस्सा दे देते हैं। फिर देन आता है इक्विटी का हिस्सा, तो वो फ्री कैश फ्लो ऑफ इक्विटी है। ठीक है, आप समझ रहे हो कि फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म और फ्री कैश फ्लो ऑफ इक्विटी क्या मतलब क्या है। ठीक है, आप समझो, फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म जो है उसको आप KO से डिवाइड करोगे, KE से तो डिवाइड करने से रहे, क्योंकि जब फर्म का कैश फ्लो है तो उसमें सबका हिस्सा है, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, प्रेफरेंशियल इक्विटी, सबका हिस्सा है। तो KO से डिवाइड करोगे तो वैल्यू ऑफ फर्म आएगा। पर यही फ्री कैश फ्लो ऑफ इक्विटी है तो उसको आप KE से डिवाइड करोगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगी। और कभी कभी तो आपको ऐसे ग्रोथ देख कर रखते हैं, तो ऐसे केस में फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म क्या होता है, जैसे D1/P0 D1/KE - G होता है ना, वैसे ही फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म। ठीक है, तो 1+G मतलब कि फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म 1, जैसे D1, तो फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म 1/KE - G की जगह KO - G हो जाएगा। और FCFE में FCFE 1+G डिवाइडेड बाय KE - G, उधर KE - G रहेगा। इससे वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। तो आपको एक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं। अब हमें पॉइंट ये है कि फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म क्या होता है, फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म क्या होता है एंड फ्री कैश फ्लो ऑफ इक्विटी क्या होता है। पहले हम फर्म का कैश फ्लो निकाल रहे हैं। फर्म का कैश फ्लो निकाल रहे हैं तो बनती बात है यार, सबसे पहले हम तो प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम दिन भर प्रॉफिट का ही देखते हैं। तो पर जो प्रॉफिट होता है वो हमारा कैश फ्लो नहीं होता, ये तो हमको पता है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, अर्निंग बिफोर EBIT DA, मतलब EBIT DA तक मैं पहुँचा हूँ। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, सब बिफोर है। हाँ तो अब आपको टैक्स निकालना है ना, ठीक है, आपको टैक्स भी माइनस करना है। तो EBIT DA में से आप इंटरेस्ट माइनस करोगे। EBIT DA में से तो इन्होंने पहले डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस कर दिया। ठीक है, EBIT DA में से इन्होंने डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस कर दिया, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं, क्योंकि हमको कैश फ्लो निकालना है। ठीक है, और हम फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म निकाल रहे हैं तो हम इंटरेस्ट भी माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट भी हमारा हिस्सा रहेगा। राइट, हम फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म निकाल रहे हैं तो मैं इंटरेस्ट पेमेंट क्यों माइनस करूँ, मैं इंटरेस्ट पे ही नहीं करूँगा अभी फ़िलहाल, तो मेरे को इंटरेस्ट पेमेंट करना ही नहीं है, क्योंकि मैं फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म का निकाल रहा हूँ। हाँ, रही बात है जब इक्विटी की बात आ रही होगी तो मेरे को डिवेंचर तो इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा, तो मैं इंटरेस्ट भी माइनस करूँगा। पर अभी EBIT DA में से मैं डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन जो फालतू का है वो माइनस करा, फिर मैंने टैक्स माइनस कर दिया। ठीक है, ये मैंने कर दिया। तो मेरा EBIT था, तो EBIT में से डायरेक्ट मैंने टैक्स माइनस किया तो नो पैट आ गया। देखो, EBIT में से टैक्स माइनस किया तो नो पैट आ गया, क्योंकि EBIT आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और आपने इंटरेस्ट माइनस नहीं करा और इंटरेस्ट के बाद टैक्स माइनस नहीं करा, नहीं तो आपका पैट आता। अभी आपने नो पैट निकाला। ठीक है, तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखो इधर जो है हमारा नो पैट आता है, वही जब हमको FCFE निकालना हो तो हमारा आता है पैट। जब FCFE निकालना रहता है तो ऑब्वियस सी बात है कि तब हम जो है इक्विटी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, हम इक्विटी को फोकस करें, तो बाकी सबको पेमेंट कर दो, इक्विटी का बचा रहेगा। ठीक है, तो सबको पेमेंट कर दो तो मतलब इंटरेस्ट भी हम पे करेंगे, तो उधर हमारा पैट आएगा। जैसे हमारा नो पैट आ गया। अब नो पैट के बाद आप जो है माइनस करोगे नेट इन्वेस्टमेंट। देखो सिंपल सी बात है कि आपने डेप्रिसिएशन, आपने EBIT में से डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन वो माइनस किया था। राइट, कायदे से जो कैश डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको माइनस करना चाहिए ना। ठीक है, सी मुझे कैश से मतलब है। राइट, मुझे कैश से पर्टिकुलर मतलब है। तो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन माइनस कर भी दोगे तो वो तो नॉन कैश है, तो उसका कैश पे तो इम्पैक्ट होगा नहीं। मतलब मेरे बोलने का ये है कि EBIT DA में जितना कैश है, राइट, EBIT आफ्टर DA भी उतना ही कैश रहेगा। देखो सिंपल सी बात है कि हमको डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस करना पड़ता है ताकि हम EBIT पे आ जाए। फिर जब हमको टैक्स भी तो निकालना है, राइट, क्योंकि टैक्स निकलता है वो अर्निंग्स पे निकलता है, तो इसलिए मेरे को EBIT DA में से डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन माइनस करना पड़ेगा। फिर मेरे को जो है टैक्स निकालना पड़ेगा, तब जाके वो नो पैट आएगा। फिर मैं वापस से जो है डेप्रिसिएशन ऐड करूँगा,
या तो एक तरीका है कि नेट इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, या तो एक तरीका है डेप्रिसिएशन ऐड करो। तो देखो सिंपल सी बात है, इधर हम जो है नेट इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे। देखो नेट इन्वेस्टमेंट माइनस करना, देखो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे कि नोपैड में से हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर कुछ हमने इन्वेस्टमेंट करा होगा वो माइनस कर देंगे, पर डेप्रिसिएशन हमको ऐड करना रहेगा, हम वो भी करेंगे। कैपिटल तो में तो हमारा पैसा जा रहा है ना, तो वो तो माइनस करना पड़ेगा, पर डेप्रिसिएशन जो अनवांटेड हमने सिर्फ टैक्स निकालने के लिए माइनस किया था, हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। तो ले देके एक तरीके से नेट इन्वेस्टमेंट हम माइनस कर रहे हैं, राइट। अब वर्किंग कैपिटल, सी चेंज इन वर्किंग कैपिटल, राइट। अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ा, हमारा वर्किंग कैपिटल बढ़ा मतलब हमारी उधारी बढ़ी, मतलब मान लो वर्किंग कैपिटल बढ़ा मतलब हमारे करंट एसेट ज़्यादा है, करंट लायबिलिटी कम है। करंट एसेट ज़्यादा है तो एक तरीके से मान लो कि डेटर ज़्यादा है, डेटर ज़्यादा है मतलब हमने सामने वाले को उधारी ज़्यादा दी है। तो हमारे केस एक तरीके से मान लो कि हमने किसी को उधारी ज़्यादा दी है, तो हमारा कैश गया है, इससे वो भी माइनस होगा, ठीक है। तो देखो वर्किंग कैपिटल जो है नॉन कैश वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। नॉन कैश वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मत लेना, बाकी सब ले सकते हो आप। यही आप जो है पैट में भी करते हो, ठीक है। जैसे आपने इधर माइनस किया, इधर पैट में भी करोगे, पर इधर एफसीएफए में दो ऑप्शन है कि आपके पास क्या डेब्ट फाइनेंसिंग रेशियो दे के रखा है कि नहीं दे के रखा है। तो देखो समझो, आप जो है बाकायदा पैट में से इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे। अब आप इन्वेस्टमेंट माइनस कर रहे हो, राइट, तो एक तरीके से समझो आप, देखो पैट जो निकला है वो इक्विटी के लिए निकला है, पैट निकला है इक्विटी के लिए, क्योंकि आपने इंटरेस्ट सब माइनस कर दिया, राइट। तो जब डेब्ट फाइनेंसिंग रेशियो देके रखा है तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो इन्वेस्टमेंट में सिर्फ पर्टिकुलर इक्विटी पोर्शन है, वो इक्विटी पोर्शन माइनस कर दो, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट कुछ कर रहे हो तो उसमें सिर्फ इक्विटी का पोर्शन वो माइनस करो, ठीक है, क्योंकि पैट इक्विटी के लिए। पर अगर आप पूरा इन्वेस्टमेंट माइनस कर रहे हो तो ऐसे केस में वो उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए जो आपने बोरिंग करी है उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो इक्विटी का पोर्शन निकलेगा। मतलब कि अगर आप 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 40% इक्विटी है, तो पैट में से या तो 40 माइनस कर लो या तो 100 माइनस करके 60 ऐड कर लो, तो भी एक तरीके से 40 माइनस होगा। रही बात है वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल का भी हमको ध्यान तो रहना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, एक बार हम जो है क्वेश्चन करके इसको समझते हैं। पर नो पैट और पैट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना, तो ठीक है, तो आपको आगे की चीज़ भी समझ में आ जाएगी। पर ठीक है, अभी हम जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं, सपोज यू आर वेरीफाइंग अ वैल्यूएशन, सी सपोज यू आर वेरीफाइंग अ वैल्यूएशन डन बाय एस्टैब्लिश कंपनी। तो एक वैल्यूएशन किसी एस्टैब्लिश कंपनी ने करा था, आप तो सिर्फ वेरीफाई कर दो, ठीक है। तो सपोज यू आर वेरीफाइंग अ वैल्यूएशन जो डन ऑन एन एस्टैब्लिश कंपनी बाय वेल नोन एनालिस्ट, और उसने एस्टिमेट करी वैल्यू 750 लाख, ठीक है। वो बेस्ड ऑन फ्री कैश फ्लो, ठीक है, FCFF नेक्स्ट ईयर, FCFF 1 दे के रखा है 30 लाख, एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट 5% दे के रखा है। यू फाउंड दैट ही हैज़ मेड अ मिस्टेक ऑफ यूजिंग अ बुक वैल्यू ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। आपने पता करा कि उसने मिस्टेक करी कि उसने बुक वैल्यू ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी लेकर वैल्यूएशन कर लिया, ठीक है। पर आपको बुक वैल्यू वेट्स नहीं पता थे जो उसने यूज़ करे, ठीक है। तो आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको KE दे के रखा है, ठीक है, KD दे के रखा है। अब ये बोल के रखा है कि जो मार्केट वैल्यू है डेब्ट का इक्विटी इज़ 3 टाइम ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज़ 3 टाइम ऑफ बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। और मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट इज़ इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ डेब्ट। तो आपको बुक वैल्यू वेट्स तो नहीं पता, पर आपको मार्केट वैल्यू वेट्स पता है। तो देखो सिंपल सी बात है यार, आपको मार्केट वैल्यू वेट्स पता है, राइट। तो वो तो एक तो 3/4 एक 1/4 आ जाएगा। जब आपको मार्केट वैल्यू वेट्स पता है तो आप KO निकाल लो कि जब बुक वैल्यू का 3 टाइम्स है मार्केट वैल्यू, तो 12 का 3/4 और डेप्ट का 1/4। तो इस तरीके से जो आपका 10.5% आएगा KO। 10.5% तो मतलब क्या हो गया कि ये इधर 30 है, कायदे से 20 होना चाहिए। 20 लाख डिवाइड बाई KO माइनस G, तो KO 10.5 है, माइनस कर दो 5, तो 5.5%, तो 20 डिवाइड बाई 5.5%, 20 डिवाइड बाई 5.5%, यह आया 363। करेक्ट वैल्यू ये है, ये आप देखो 30 डिवाइड बाई 5.5%, ये आया 545। करेक्ट वैल्यू ये है। और आपकी वैल्यू कितनी दिखा रहे हो, 750, तो ये ज़्यादा है। तो ये जो मैं बोल रहा था कि KO माइनस G कर लो, तो KO मार्केट वैल्यू वेट से निकालना है, तो चलो एटलीस्ट आप ये तो लिख लो कम से कम। चलो ठीक है, हमने ये तो देख लिया। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सी अब देखो पूरा क्वेश्चन एक बार देखते क्या लिखा हुआ है। द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 3 टाइम ऑफ बुक वैल्यू, ठीक है, वाइल द मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट इज इक्वल टू बुक वैल्यू, ठीक है। करेक्ट वैल्यू निकालनी है, तो ठीक है, हमने तो ये देख लिया था और मार्केट वैल्यू वेट करा। अगला, द वैल्यूएशन ऑफ हंसल लिमिटेड हैज़ बीन डन बाय इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट।
तो उसका वैल्यूएशन और बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो 54 लाख करा उसका वैल्यूएशन। ग्रोथ रेट 9% है। एनालिस्ट ने एस्टिमेट करा कि वैल्यू ऑफ हंसल जो है वो 1800 लाख है। सी बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो 54 लाख फॉर द फॉलोइंग ईयर, ठीक है, तो FCFF 1 हो गया। एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 9% है। एनालिस्ट ने एस्टिमेट करा है कि हंसल की वैल्यू 1800 लाख है। इसने मिस्टेक क्या करी कि इसने बुक वैल्यू ले ली। द बुक वैल्यू वेट्स एम्प्लॉयड बाय एनालिस्ट आर नॉट नोन। अब ये बुक वैल्यू वेट्स तो उसको नहीं पता, पर यू नो दैट द हंसल लिमिटेड हैज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% एंड पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट 10% है। वही वैल्यू ऑफ इक्विटी थ्राइस इट्स बुक वैल्यू, मतलब वो 3/4 और 1/4 है। 1 सेकेंड, वैल्यू ऑफ इक्विटी थ्राइस इट्स बुक वैल्यू और वेयर इज द मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट इज 9/10 ऑफ इट्स बुक वैल्यू। 1 सेकेंड, इसके ऊपर जो वेट्स थे वो ऐसे थे कि मार्केट वैल्यू जो इक्विटी की है वो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी का 3 टाइम्स है, ठीक है। तो हमको पता है कि इक्विटी की बुक वैल्यू उसका 3 टाइम्स और मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट जो है वो बुक वैल्यू ऑफ डेब्ट है, ठीक है। तो क्या बोल कर रखा है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी इज थ्राइस ऑफ इट्स बुक वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू का थ्राइस है वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो समझो इधर क्या लिखा हुआ है, 1800 लाख, ठीक है। 1800 लाख क्या है वैल्यू, इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय KO माइनस G, राइट। तो देखो सिंपल सी बात है, G आपको 9% दे के रखा है, ठीक है। तो 1800 इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाय KO माइनस G 9%। तो 1800 KO इज इक्वल टू 54 प्लस 1800 का 9% कितना हुआ, 162 प्लस 54 216, ठीक है। तो ऐसे केस में आपका KO आ गया 12। अब सी समझो, KO आपका है 12, ठीक है। 12% इक्वल टू 20% कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और 10% कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, ठीक है। तो देखो 20% कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, 10% कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, 20% का वेट हमने x दिया तो 10% जो डेप्ट है उसका 1 - x हो जाएगा। तो ऐसे केस में देखो, तो इक्विटी आपका 20% आ रहा है और डेप्ट आपका 80% आ रहा है, ठीक है। अब तो ये आपको समझ में आ गया। देखो समझो, आपने क्या किया अभी कि ग्रोथ रेट 9% था, आपको सब अवेलेबल था, आपने KO निकाला, फिर जो है आपको बुक वैल्यू वेट्स नहीं बताते, राइट। तो आपने इसको x माना, इसको 1 - x करा और इस तरीके से आपने वेट्स निकाले, ठीक है। तो जो बुक वैल्यू वेट्स है वो 80% आया, राइट। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है वो थ्राइस ऑफ इट्स बुक वैल्यू, जैसे कि जो बुक वैल्यू वेट है जैसे 20%, उसका थ्राइस मतलब 60%, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ इक्विटी 60, मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी इज थ्राइस ऑफ इट्स बुक वैल्यू। और हमारा जो डेप्ट है वो तो कितना है हमारा 80% ना। तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज़ 9/10 ऑफ इट्स बुक वैल्यू, मतलब कि 80 का 9/10 कितना हुआ, 80 का 90% 72, मतलब 60 और 72, ठीक है। अब 60 और 72 का वेट निकालो, तो 60 प्लस 60 डिवाइड बाई 132, 70 डिवाइड बाई 132, तो ऐसे कैसे आप वेट निकालोगे। तो ये जो पर्टिकुलर वेट आया, राइट, तो इससे आप जो है ये जो पर्टिकुलर वेट आया, चलो तो हमारे इससे आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो कि 60 डिवाइड बाई 132 और 72 डिवाइड बाई 132 वेट्स निकालो। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, 20% को पर्टिकुलर वेट से मल्टीप्लाई किया, डेप्ट को पर्टिकुलर वेट से मल्टीप्लाई किया और इस तरीके से आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया। मैं समझ रहे हो आप कि आपने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही करा था कि आपको 750 दे के रखा है, 30 दे के रखा है, ग्रोथ दे के रखा है, तो आपने पर्टिकुलर निकाला KO निकाल के आपने निकाले पहले बुक वेट के बाद आपने निकाले मार्केट वेट, राइट, ठीक है। अब मार्केट वेट निकालने के बाद आपने जो है नया KO निकाला, ठीक है। अब सिंस जब आपके पास एक नया KO आ गया, ठीक है, तो वही KO माइनस G 54 डिवाइड बाई KO माइनस G आपने करा इस तरीके से आपने वैल्यू निकाली, ठीक है। तो आपने क्या करा कि आपके पास KO आपने पहले निकाला, फिर आपने बुक वैल्यू वेट्स निकाले, बुक वैल्यू वेट्स निकालने के बाद आपने मार्केट वैल्यू वेट्स निकाले एंड देन फिर आपने वापस एक वैल्यू कैलकुलेट करी और वो एक तरीके से आपकी करेक्ट वैल्यू रहेगी, राइट। चलो अगला क्वेश्चन, राइट। 1 सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एस्टैब्लिश्ड कंपनी इज गोइंग टू बी डीमर्ज, तो ये एस्टैब्लिश कंपनी है वो 2 सेपरेट एंटिटी में जा रही है। द वैल्यूएशन ऑफ कंपनी इज डन बाय वेल नोन एनालिस्ट, उसने वैल्यू करी है 5000 लाख बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। देखो FCFF 1 भी देख रखा है आपको, ठीक है, 200 लाख। ग्रोथ रेट देख रखी है 5%, तो 200 डिवाइडेड बाय KO माइनस 5% इज इक्वल टू 5000 लाख। तो आप KO निकाल लो, तो आपका KO जो है वो 9% आ जाएगा, आपका KO जो है पर्टिकुलर 9% आ जाएगा, इन द सेंस कि
आपने वही इक्वेशन बना के कैलकुलेट किया, आपका के हो गया 9%। अब वैल्यूएशन प्रोसीजर में एनालिस्ट ने जो है एक मिस्टेक कर दी कि उसने बुक वैल्यू वेट्स लिया था, पर ठीक है आपका के 9% है, ठीक है, पर उसको पता है के डी और के ये सब पता है, ठीक है। यू डू नॉट नो बुक वैल्यू वेट्स ही यूज, तो आप एक्स मान लो। आपको ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है कि के डी दे के रखा है और के ई दे के रखा है, तो 6% को एक्स कर दो, 12% को 1 माइनस एक्स करो, आप करो सॉल्व 9%। देखो तो 9% इज इक्वल टू 6% ऑफ एक्स एंड 12% 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो आपका डेप्ट का वेट 50% आ रहा है, मतलब इक्विटी का भी 50% होगा, मतलब 1:1 का रेशो है, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज़ 4 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है, आप समझो, ठीक है। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी तो मार्केट वैल्यू जो है वो 4 टाइम्स है, ठीक है। तो जो 1:1 है वो एक तरीके से 1 हो गया 4, और बाकी मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट तो बुक वैल्यू ऑफ डेप्ट की इक्वल ही है, तो एक तरीके से 4/5 और 1/5 हो गया, राइट। अब जब 4/5 और 1/5 हो गया तो नया क्यों निकालो, ठीक है। तब देखो 12% इक्विटी इंटू 4/5, 6 इंटू 1/5, ठीक है। 12 इंटू 4/5 9.6, 6 डिवाइड बाई 5 9.6 ये हो गया, और 6 डिवाइड बाई 5 1.2 ये हो गया 10.8। तो आप कर लो वापस कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करोगे कि 200 लाख डिवाइड बाई 10.8 माइनस जी कितना है आपका 5%, तो 200 डिवाइड बाई 5.8%, तो आपका करेक्ट वैल्यू है 3448। चलो आधी बात, आप कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी। कैपिटल स्ट्रक्चर सन लिमिटेड का इस तरीके से पूरा दे के रखा है, राइट, ठीक है। अब सन लिमिटेड प्रॉफिट अर्न करता है 32 लाख, तो सन लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 32 लाख एनुअली ऑन एन एवरेज बिफोर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, ऑन एन एवरेज, और इनकम टैक्स डिडक्ट करने के पहले। 1 सेकेंड, ये हम कर चुके क्वेश्चन, इसको इधर नहीं करते, सी हम दूसरे क्वेश्चन करते हैं। ये आया हमारा क्वेश्चन FCFE के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा एक क्वेश्चन ये रहा। चलो, मिस्टर एक्स जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है इंटेंड्स टू वैल्यू द बिजनेस, ठीक है, इंटेंड्स टू वैल्यू द बिजनेस ऑफ PQR, ठीक है। वैल्यू कैसे करना है, इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर कैश जनरेटिंग कैपेसिटी, ठीक है, मतलब वही है फ्यूचर कैश फ्लोस के हिसाब से करना है। और ही हैज़ प्रोजेक्टेड द फॉलोइंग आफ्टर टैक्स कैश फ्लोस, इट इज़ फर्दर एस्टिमेटेड दैट बियॉन्ड 5th ईयर कैश फ्लो विल परपेचुएट एट कॉन्स्टेंट ग्रोथ, मतलब पहले 4-5 साल तो दे के रखा है और फिर कॉन्स्टेंट ग्रोथ दे के रखा है, ठीक है। और परपेचुअल कैश फ्लो इज एस्टिमेटेड टू बी 10260, ओके, डायरेक्ट उन्होंने ये दे दिया कि परपेचुअल कैश फ्लोस इज एस्टिमेटेड, मतलब कि टोटल पूरा इन्हें टोटलिटी पूरा दे के रख दिया इन्होंने कि क्या तुम कैलकुलेट करते जाओगे, हमने पूरा दे दिया परपेचुअल कैश फ्लो, ठीक है। अब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फर्म इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% है, तो सबको 20% से डिस्काउंट कर दो। आप समझो, परपेचुअल कैश फ्लो एट दी एंड ऑफ 5th ईयर दे के रखा ना, ठीक है। अब एट दी एंड ऑफ 5th ईयर हमको ये सब चीज़ें भी दे के रखी, तो आपको 1 साल और आगे का निकालना पड़ेगा ना। सिंपल सी बात है कि परपेचुअल कैश फ्लो इज एस्टिमेटेड 10260 ये दे के रखा है, बट E1/K-G भी तो करो इसको, राइट, तो ये 5th ईयर पे आएगा, राइट। जो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट बियॉन्ड 5 ईयर्स कैश फ्लो परपेचुएट एट अ कांस्टेंट ग्रोथ 8%, कि 8% से बढ़ेगा, ठीक है। और परपेचुअल कैश फ्लोज इज एस्टिमेटेड टू बी 10260 एट द एंड ऑफ 5th ईयर। अब एट द एंड ऑफ 5th ईयर अगर इतना है 10260, उसमें 8% ऐड करके करो कैलकुलेट, तो 8% ऐड कर दिया, फिर K-G से डिस्काउंट करो, तो ये आपका टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी 5th ईयर पे। तो इस तरीके से जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म आया, राइट, कि आपने हर साल को डिस्काउंट किया 1 2 3 4 5। परपेचुअल कैश फ्लो देख रखा था 10260, आपने उसको 6 का निकाला, डिवाइड बाई K-G करा, तो आपने 5th ईयर पे निकाला टर्मिनल वैल्यू, फिर आपने डिस्काउंट करा, राइट। अब देखो, द फर्म हैज़ आउटस्टैंडिंग डेब्ट 3620 लाख, कैश एंड बैंक बैलेंस 2710 लाख, कैलकुलेट शेयर होल्डर वैल्यू पर शेयर। शेयर होल्डर वैल्यू पर शेयर इफ़ द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 151.50 लाख है। अब शेयर होल्डर वैल्यू क्या होता है, शेयर होल्डर वैल्यू पर शेयर। अब शेयर होल्डर वैल्यू क्या होता है, तो देखो सही है कि वैल्यू ऑफ फर्म की वैल्यू तो आपको पता ही थी, ठीक है। फर्म की वैल्यू वैसे 2 वैल्यू माइनस कर दो, ठीक है, 3620। 1 सेकेंड,
कैश एंड बैंक बैलेंस जो है ना माइनस करेंगे, राइट। कैश एंड बैंक बैलेंस तो माइनस करने से, तो फर्म की वैल्यू में से 3620 माइनस करो, ठीक है। और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर देख रखे तो शेयर होल्डर वैल्यू निकालो। अब देखो अगला, सी द फर्म हैज़ रिसीव्ड अ टेक ओवर बिड, द फर्म हैज़ रिसीव्ड अ टेक ओवर बिड फ्रॉम XYZ कि यार ऐसा है कि 225 पर शेयर में मैं आपको खरीद रहा हूँ। XYZ ने एक बिड रखी, तो क्या सही रखा? जब शेयर होल्डर वैल्यू 241.29 है और सामने वाला 225 में खरीद रहा है तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये कोई सही ऑफर थोड़ी ना है। चलो क्वेश्चन 6B, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ WXY, तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन विद इन रिस्पेक्ट ऑफ WXY विच इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम इन द नेक्स्ट 3 ईयर। तो पहले 3 साल तो भैया बढ़िया मस्त 20% से बढ़ रहा है। फिर उसके बाद जो ग्रोथ रेट वो जो है स्टेबलाइज होके 8% हो गया, ठीक है, इन परपेचुइटी। अब ईयर एंडेड 31/14 का देके रखा है। अब जब ये हाई ग्रोथ पीरियड था ना, ड्यूरिंग द हाई ग्रोथ पीरियड रिवेन्यू एंड EBIT वो ग्रो हो रहा है 20% से, और कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो ग्रो हो रहा है 15% से, राइट। अब 4th ईयर ऑनवर्ड से जो नॉर्मल ग्रोथ पीरियड रिवेन्यू एंड EBIT विल ग्रो एट 8%, ठीक है। 4th ईयर ऑनवर्ड से नॉर्मल ग्रोथ पीरियड रिवेन्यू एंड EBIT वो 8% से ग्रो कर रहे हैं। एंड इंक्रीमेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, पर वो इंक्रीमेंटल जितना भी बढ़ रहा होगा वो तो डेप्रिसिएशन से ऑफसेट हो रहा है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग बोथ हाई ग्रोथ एंड नॉर्मल ग्रोथ पीरियड नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो 25% ऑफ रिवेन्यू है। तो उन्होंने आपको नेट वर्किंग कैपिटल का भी बता दिया कि जो नेट वर्किंग कैपिटल आप ढूंढते रहोगे ना तो 25% ऑफ रिवेन्यू है, तो इतना कुछ चिंता का करने की ज़रूरत नहीं है। WACC दे के रखा है 15% और इनकम टैक्स रेट दे के रखा है। आपको फ्री कैश फ्लो ऑफ फॉर्म निकालना है, ठीक है। और ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर दे के रखा है ऑफ द 3 years एंड RS फॉलोस। चलो देखो FCFF हमको कैलकुलेट करना है ना, और 3 साल तो हाई ग्रोथ था, 14 साल नॉर्मल है, तो सिंपल सी बातें समझो। तो देखो आपको पास्ट ईयर का डेटा दे के रखा है, आपको 15, 16, 17 पहले 3 साल का आप डेटा पहले कर लो, ठीक है। अब रिवेन्यू और EBIT दे के रखा है कि 20% से ग्रो हो रहा है, तब एक बार ऐसा करो कि रिवेन्यू आप लिख लो एक जगह 7500 है, प्लस 20% है तो वो 9000 हो गया, प्लस 20% है तो वो 10,800 हो गया, प्लस 20% है तो 12,960 हो गया, प्लस फिर 15% हो जाएगा, ठीक है। तो 14,904 हो गया, ठीक है रिवेन्यू। फिर EBIT की बात आती, ठीक है। तो चलो EBIT तो ठीक है, EBIT भी निकाल देंगे, राइट। उसके बाद क्या हो रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो तो 150 है, ठीक है। तो कायदे से जो है 150 है, ये भी ऐसे बढ़ेगा कि 150 है तो 150 प्लस हमारा 15% हो जाएगा, ये 172.5 प्लस 15% हो जाएगा 198.375 प्लस 15% हो जाएगा 228.135, ठीक है। फिर ये 3 बार बढ़ा है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जितना भी बड़ा इंक्रीमेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना भी बड़ा वो ऑफसेट हो जाएगा डेप्रिसिएशन से, राइट। तो नेट तो आपको ज़ीरो ही रहा मतलब। अब रिवेन्यू है तो आपका वर्किंग कैपिटल, जैसे कि आपका वर्किंग कैपिटल कितना था, नेट वर्किंग कैपिटल 25% ऑफ रिवेन्यू है, तो ये भी एक बार निकाल लो कि 7500 का पहले वर्किंग कैपिटल निकालो, ये है 1875, ठीक है। आप करते रहो 25% ऑफ रिवेन्यू ऐड, ठीक है, जैसे करते रहो। फिर 2700 आ जाएगा, फिर 3240 आ जाएगा, फिर रिवेन्यू 4th ईयर में आपका 14904 हो जाएगा, तो उसका आप 25% करो तो 3726 आ जाएगा। चलो ये सब हो गया। अब आपको फ्री कैश फ्लो फॉर्म निकालना, आपने पहले छोटी मोटी बेसिक डिटेल निकाली, अब आपको जो है फ्री कैश फ्लो फॉर्म निकालना है, ठीक है। ये आपको फ्री कैश फ्लो फॉर्म निकाल के फिर उसको जो है वैल्यू ऑफ WXY करना है, ठीक है। तो आपको हर साल का फ्री कैश फ्लो फॉर्म निकालना है। फ्री कैश फ्लो फॉर्म के लिए आपको आप इंटरेस्ट माइनस करने से रहे, आप इधर नो पैट निकालोगे, मतलब सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग इनकम में से आप डायरेक्ट टैक्स माइनस कर दोगे। तो सेल्स माइनस COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो, तो आप पहले अपना ऑपरेटिंग इनकम निकालो। तो 2250 आपका आया, राइट सी। तो इसमें अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें, ठीक है।
अब इसमें आप जो है बाकायदा सी, अब ये तो पुराने साल का दिख रहा है, हमको तो नए साल से निकालना है। तो 9,000 हमारा जो था, जो 7,500 से 15% 20% बढ़ गया था, तो 9,000 है। उसमें फिर आप माइनस करोगे, ठीक है, तो COGS से माइनस करो। ऑब्वियस सी बात है कि COGS भी बढ़ेगा 20% से। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो भी 20%। 1 सेकेंड, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड इन COGS एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लो देखो, सिंपल सी बात है कि डेप्रिसिएशन को भी उन्होंने COGS एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जोड़ के रखा है, राइट। आपका रिवेन्यू था, COGS आपने 3,600 वो माइनस किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका 2,250 था, उसमें प्लस 20% करो, राइट। पर वो आपको सही लगेगा नहीं, क्योंकि 2,250 में से आप 600 माइनस करो प्लस 20% करो तो आएगा आपका 1,980। ये 1,980 आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करा। तो एक तरीके से अभी आपका EBITDA आया है, ठीक है। वो कितना आया आपका, 9,000 में से 3,600 माइनस करो, माइनस 1,980 करो, ये आपका आया 3,420, ठीक है। ये आया आपका। अब आप जो है अपना डेप्रिसिएशन माइनस करो। डेप्रिसिएशन का के लिए माइनस करो, इसलिए माइनस करो ताकि आप वो टैक्स प्रॉपर्ली निकाल सको, ठीक है। और EBITDA में से आपको इंटरेस्ट माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन माइनस करो। अब डेप्रिसिएशन 600 है, ठीक है, बढ़ाओ उसको भी, देखा जाए तो बढ़ाओ उसको भी, ठीक है, तो वो भी 20% से बढ़ेगा, ठीक है। तो वो कितना हुआ आपका 720, चलो, ठीक है। तो ये भी 20% से बढ़ा। सी, तो दिख रहा है ये रिवेन्यू और EBITDA है ना, पर बढ़ सब रहे। तो जैसे कि इसमें देखो सब जो है वो 20% बढ़ेंगे, राइट। तो एक तरीके से आपका क्या आया, EBITDA आया, ठीक है। वो कितना आया आपका 3,420 में 720 माइनस करो, सी 2,700, आपका 2,700 EBITDA आया। अब डायरेक्ट आप टैक्स माइनस करोगे, ठीक है। यही हमने जो इधर देखा, डायरेक्ट हम टैक्स माइनस करेंगे। और टैक्स कितना देख रखा है, 30%। 2,700 में से 30% माइनस करो, यह आया 1,890। अब इसमें जो है नेट आप कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, सी आप माइनस करते हो जो भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा, राइट। अब जैसे कि 750 करा हुआ है, ठीक है। अब नेट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ कितने से रहा है, 15% से। तो 750 प्लस 15%, ठीक है, 750 का 15%, 112.5, ठीक है। तो कायदे से देखा जाए तो 112.5, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ा, 112.5। पर ये बोल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब कि 750 माइनस 600, 150, राइट। वो 150 को 15% से बढ़ा रहे हैं, तो 172.5 हुआ। तो देखो जैसे कि हमने नेट की बात करके रखी थी, तो ठीक है, हमने जो है 150 को बढ़ाया 15% से, तो 172.5, ठीक है। तो हम इंक्रीमेंटल नहीं बढ़ा रहे, सी हम इंक्रीमेंटल नहीं बढ़ा रहे। 150 जो था नेट वो 15% से बढ़ा, तो अब इसकी वैल्यू जो हो गई ये पर्टिकुलर, राइट। तो वो जो है प्लस 15% करा, तो ये आपका आ गया। अब देखो रही बात है, ये हमने निकाल लिया। अब चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, तो हमने नेट इन्वेस्टमेंट निकाल लिया। अब जब चेंज इन वर्किंग कैपिटल हमको अगर निकालना है, तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा, चेंज इन वर्किंग कैपिटल निकलेगा कि 25% ऑफ रेवेन्यू है, 25% ऑफ रेवेन्यू 9,000 का 25%, ये हो गया हमारा 2,250। तो ये हमारा 2,250 वर्किंग कैपिटल है, राइट। तो 2,250 हमारा वर्किंग कैपिटल है। तो ये जो चेंज इन वर्किंग कैपिटल है ये इंक्रीज़ हुआ 375 से, तो वो माइनस करो। तो देखो ये आपने कैलकुलेट कर लिया, तो आपको 1,342.50 आया। अब यही जो है आपको 16-17 का भी निकालना है, तो आपने पहले साल का निकाला, आप दूसरे तीसरे साल का भी निकालो। तो देखो ऐसा है कि आपने EBITDA जो 15 में कैलकुलेट किया था, आप वैसे ही 16, 17, 18 का भी कैलकुलेट करो, बस ग्रोथ रेट याद रखना। 16, 17 के लिए 20% ग्रोथ रेट है, 18 के लिए 8% ग्रोथ रेट है। फिर आपने EBITDA निकाला तो आप टैक्स भी निकाल लो, तो आपका EAT भी आ जाएगा, राइट। अब बनती बात है कि 172.5, ठीक है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, तो 172.5 में आप वही प्लस करोगे कितना, 15%, तो आपका आया 198 ठीक है 198.38 आया, फिर 228.13 आया। अब जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना भी बढ़ेगा वो डेप्रिसिएशन से ऑफसेट हो जाएगा, मतलब कि वो कम हो जाएगा। जैसे कि इसमें जो आपका जो 4th ईयर है, ठीक है, जो भी आपका टर्मिनल ईयर है, जब सब कॉमन हो जब सब सेम हो गया है, ठीक है, 4th ईयर है, तो ऐसे केस में वो 0 हो जाएगा, ठीक।
अब ऐसे केस में क्या है, फिर चेंज इन वर्किंग कैपिटल की बात होती है। तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी जो है, पहले का तो आपने निकाल लिया 25% ऑफ रेवेन्यू। चलो सेकेंड ईयर का भी अपन निकाले तो 10,800 जो आपका सेकेंड ईयर का रिवेन्यू है, माइनस 9,000 जो आपका फर्स्ट ईयर का रिवेन्यू है। 1800 का भी 25% करोगे 450, तो भी चेंज इन वर्किंग कैपिटल आएगा और उसको आपको जो है नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही रिवेन्यू में फ्लक्चुएशन, जैसे कि थर्ड ईयर में जो रिवेन्यू 12,960 माइनस 10,800, इसका 25% करोगे तो 540 आएगा। 13,13,996.80 माइनस 12,960, उसका 25% करोगे 259.20 आएगा। तो ये सब माइनस करके आपका बकायदा जो है फ्री कैश फ्लो फर्म आ जाएगा। बनती बात है, आप समझो कि भाई जो टर्मिनल वैल्यू पे है, पहले 3 साल को तो आप डिस्काउंट कर लोगे, पर जो टर्मिनल वैल्यू पे है जो कि हमारा फोर्थ ईयर है, देखो पहले 3 साल का जो डिस्काउंटिंग रेट भी देके रखा है, तो जो टर्मिनल वैल्यू पे है, बनती बात है कि उसको पहले आप जो है वो थर्ड ईयर का एंड नहीं, वो फोर्थ ईयर का एंड देके रखा है, तो आपको वैसे ही वो D1 देकर रखा है। तो D1 अपॉन K माइनस G ऐसे करते हुए इसको पहले थर्ड ईयर पे लेकर आओ, फिर उसको जो है 3 साल से डिस्काउंट करो। राइट, 3 साल से डिस्काउंट करने के बाद जो कि इससे मल्टीप्लाई करो, तो इस तरीके से आपका टर्मिनल वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, तो जो है आप बाकायदा जो है पर्टिकुलर आप टर्मिनल वैल्यू भी आप निकालो। ठीक है, टर्मिनल वैल्यू पहले आप निकालोगे, फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू करोगे। तो जो फोर्थ ईयर का उसको पहले थर्ड ईयर पे लेके आओ। ठीक, और फिर जो है आप कैलकुलेशन करो। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका जो है पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। तो जो है वैल्यू आपकी वैल्यू ऑफ फर्म आएगी। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ फर्म आएगी। राइट, पहले 3 साल को डिस्काउंट करना, देन चौथे साल को पहले तीसरे साल पे लाना। ठीक है, चौथे साल को तीसरे साल पे कैसे लाओगे, D1 तो यही दे के ही रखा है, K माइनस G करके आप उसको, क्योंकि वो परपेचुअल है, K माइनस G करके तीसरे साल पे लाओ, फिर देन जो है प्रेजेंट वैल्यू करो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है फ्री कैश फ्लो फॉर्म आ जाएगा। चलो अगला एक और क्वेश्चन है, वो भी हम करते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ XYZ लिमिटेड विच इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो। ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है XYZ लिमिटेड की, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ हायर रेट ऑफ 4 ईयर। ठीक है, आफ्टर विच ग्रोथ रेट एट अ हायर रेट फॉर 4 ईयर्स, 4 साल तक। ठीक है, 1 2 3 4, एंड देन जो है टर्मिनल वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, लोअर लेवल हो जाएगा। ये रिवेन्यू, EBIT, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, ये सब देख रखा है। हाई ग्रोथ रेट एंड स्टेबल ग्रोथ रेट देख रखा है। रिवेन्यू EBIT बोल के तो रखा है, पर जो है ग्रोथ सबका होगा। और वर्किंग कैपिटल 25% ऑफ रेवेन्यू है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% है। वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है, बहुत ही ईजी हो सकता है ये भी। देखो आपको EBIT DA तो देख रखा है, EBIT देख रखा है। ठीक है, क्या हम इसको EBIT DA माने? तो आप EBIT DA भी क्या मानना, जब EBIT DA में से हम डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ये भी माइनस करते ही हैं, तो आप ये माइनस करके आपको देख रखा है 300 करोड़। ये बेस ईयर इन्फॉर्मेशन है। आप 20% से बढ़ाओ पहले 4 साल तक। तो पहले 4 साल आपने रिवेन्यू बढ़ाया, देन आपने जो है 10% से रिवेन्यू बढ़ाया। अब 4 साल पहले आप EBIT बढ़ाओ। अब EBIT आपको दे के रखा है। ठीक है, चलो अब EBIT में से आप टैक्स माइनस कर दो। वैसे भी आपको तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है, तो EBIT में से टैक्स माइनस करके नो पैट निकाल लो। इस तरीके से नो पैट आ जाएगा। तो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आपने निकाल लिया। ठीक है, अब अर्निंग आफ्टर टैक्स आपने निकाला सी। अब 2 तरीके होते हैं। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करके टैक्स ऐड कर लो। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करके डेप्रिसिएशन ऐड कर लो, या तो नेट ले लो आप। अब वो बोल रहा है ग्रोथ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेप्रिसिएशन, नेट करके नहीं बोला। अगर नेट करना होगा तो ऐसे केस में 96 मतलब कि 80 प्लस 20% 96 आपका जो है पर्टिकुलर माइनस होगा। ठीक है, तो आपने 96 माइनस किया, वही 96 में आप 20% ऐड कर लो, तो 115.2 माइनस किया, प्लस वही 20% ऐड कर लो, 138.24 माइनस किया। राइट, तो 96 है, 15.20 है, 138.24 है, प्लस वही 20% करो, 165.88 माइनस किया। फिर जो है ऑफसेट हो जाएगा, तो ऐसे केस में 0। और रही बात वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल भी जो चेंज इन वर्किंग कैपिटल है, जैसे कि 2000 का अगर आपका 2400 हुआ है, राइट, क्योंकि 20% से बढ़ा है, तो 400 का 25%, 100 से ये कम कर दो। फिर 2400 से 2880, तो 480 का 25%, 120 से ये कम कर दो, तो 3456 माइनस 2880 का 25%, 144 ये माइनस कर दो। फिर 4147.2 माइनस 3456 का 25%, 172.8 ये माइनस कर दो। राइट, फिर आता है 4561.92 माइनस 4147.2,
का 25%, ठीक है, तो 103.68 आप ये माइनस कर दो, तो इस तरीके से माइनस कर दो। तो इसे आपने माइनस कर दिया। और एक तरीका होता है कि आपने ऐसे नहीं माइनस करते हुए, कि आपने नेटिंग नहीं करते हुए, ठीक है, आपने नेटिंग नहीं करते हुए ग्रॉसिंग करी, इन द सेंस कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे 280 है प्लस 20% आपने किया, तो 336 आपने माइनस किया। तो आप ऐड करोगे ना, ऐड कितना करोगे, 200 प्लस 20%, मतलब कि 240 ऐड करोगे। वैसे ही 336 का आप 20% ऐड करो तो 403.20 माइनस करोगे, फिर 403.20 माइनस करा प्लस 20%, 483.84 माइनस करा प्लस 20%, 580.61 माइनस करा प्लस 20%, 456 1 सेकेंड 580.61 माइनस करा, मतलब मैं दूसरा अल्टरनेटिव बता रहा हूँ कि चलो अभी हम नेटिंग नहीं कर रहे, डायरेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर ले रहे, तो 580.61 के बाद अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो डेप्रिसिएशन से ऑफसेट हो जाएगा, तो पहले आप डेप्रिसिएशन निकालो। तो वही अपन पहले आप डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं कि जैसे 240 है, ठीक है, तो 240 में फिर आप जो है 20% ऐड करो, 288, फिर आएगा 345.60, फिर आएगा 414.72। अब जो डेप्रिसिएशन है वो 10% से बढ़ जाएगा, 414.72 प्लस 10% ये हो जाएगा 456.19। तो जो डेप्रिसिएशन है वही आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा और इस तरीके से आपका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और चेंज इन वर्किंग कैपिटल निकालना है तो वो भी निकाल लो, इस तरीके से आपका FCFF आ जाएगा। और FCFF आने के बाद समझो 4 साल का FCFF है तो उसकी तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो कि अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे के रखा हो, तो नहीं दे के रखा हो तो आपको KO निकालना पड़ेगा। अब KO कैसे निकालोगे, KO कैसे निकालोगे, तो आपको वेट्स देखने पड़ेंगे। अब देखो आपने KE निकाल लिया, आपने KD निकाल लिया, ये प्री टैक्स था, उसको पोस्ट टैक्स करो, राइट, ये तो प्री टैक्स दे के रखा है। वो डेप्ट इक्विटी रेशियो दे के रखा है, ठीक है, जब 1:1 दे के रखा है और 2:3 दे के रखा है, तो 1:1 दे के रखा है तो कर लो कैलकुलेट, तो 1/2 करके कैलकुलेट कर लो आप। और यही जो है 2/3 है तो 2/5 कर देना, राइट। इसको जैसे 1:1 में इक्वल हो जाता है तो वैसे 2:3 में भी 2/5 कर देना, तो 40% आपका हो जाएगा KE, 60% हो जाएगा आपका KD, राइट। तो डेप्ट इक्विटी 40% KD हो जाएगा, 40% डेप्ट का वेट हो जाएगा, 60% इक्विटी का वेट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, चलो वन सेकेंड, हाँ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर। देखो अब आया है पॉइंट पे, ये फ्री कैश फ्लो ऑफ इक्विटी की अब बात करें, वैल्यू ऑफ शेयर निकालना ऑफ एवेंजल लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इक्विटी कैपिटल दे के रखा है, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी दे के रखा है, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ठीक है, पार वैल्यू ऑफ शेयर, डेप्ट रेशियो, डेप्ट फाइनेंसिंग रेशियो जो मैं आपको बोला था, डेप्ट रेशियो, ये रेशियो उन्होंने दे के रखा है, ठीक है, 25%। और लॉन्ग रन ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी, ग्रोथ दे के रखी है, बीटा RF दे के रखा है, RM दे के रखा है, तो क्या इससे अपन क्या KE निकाले, ठीक है, तो निकाल देना। चेंज इन वर्किंग कैपिटल ओके ईजी है, डेप्रिसिएशन पर शेयर ओ कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 चीज़ के 3 एडजस्टमेंट भी दे के रखे, बहुत ईजी है, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, समझो। सी प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बोल के रखा है, अब प्रॉफिट ऑफ द कंपनी क्या समझूँ मैं, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बोल के रखा हो, ठीक है। अब कायदे से सोचोगे कि यार कंपनी है, कंपनी के हिसाब से दे के रखा तो ये EBIT होना चाहिए, या नहीं सॉरी ये PAT होना चाहिए, राइट। तो ठीक है PAT, देखो EBIT नहीं होगा, PAT ही होगा, तो आप समझ लो प्रॉफिट ऑफ द कंपनी दे के रखे तो आपको PAT लेना है, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बोल के रखे मतलब PAT दे के रखा है, चलो तो PAT आपको दे के रखा है ना, राइट, वो 300 करोड़ आपको दे के रखा है। तो सब देखो इधर जो है नीचे के एडजस्टमेंट, PAT के बाद के एडजस्टमेंट अगर आपको पर शेयर में देख रखे तो आप PAT भी है तो आप भी इसको जो है पर शेयर का निकाल के ख़त्म करो, ठीक है। तो आपने EPS निकाल लिया, ठीक है। तो कायदे से 300 डिवाइड बाय अगर आप करो कितने शेयर्स आपके, पार वैल्यू 40 है ना, तो 300 शेयर्स है तो मतलब आपका 10, ठीक है, 30 शेयर है तो आपका 10 रुपये PAT आ गया, ठीक है। अब PAT में से आप ये माइनस करो कि चेंज इन वर्किंग कैपिटल 4, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है 48 और प्लस 40 कर दोगे, ये जो जितना है ना -4 -48 प्लस 40, ये जो है उसका सिर्फ डेप्ट रेशियो, सॉरी उसका इक्विटी परसेंटेज, राइट। तो आपका जो है इक्विटी पोर्शन, ठीक है, डेप्ट फाइनेंसिंग रेशियो देख रखा है तो आपको इक्विटी
डेप फाइनेंस रेशियो एक तरीके से डेप्ट रेशियो में बोल देता हूँ या तो, हाँ ठीक है, बात एक ही। तो इक्विटी आपका FCFE जो है 1 आया, ठीक है, ठीक है, आपको ये देख रखा है FCFE, ग्रोथ देख रखी है 8%, KE देख रखा है आपको, ठीक है, KE क्या देख रखा है, वो 8.86% है, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो देखो 1.08, ठीक है, डिवाइड बाय 0.86%, जो गया 125.58, ये आपका P0 आ गया, ईजी, ठीक है। तो बहुत ईजी तरीका था ये भी कैलकुलेट करने का कि आपको ये सब चीज़ें जो है वर्किंग कैपिटल ये सब जो भी है इसका आपने इक्विटी पोर्शन माइनस किया, क्योंकि प्रॉफिट ऑफ द कंपनी देके रखे या पैड ले देके वो इक्विटी के ही लिए है, राइट। चलो करते अब 6E, ये भी अच्छा कैलकुलेशन है, ये भी करते हैं। हमको वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है, ठीक है, वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है और आपको वही डेप्ट रेशियो देके रखा है, प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। देखो उसमें और में ये भी देखा है अर्निंग फॉर इक्विटी का देके रखा है। तो वैसी बात है कि अगर आपको ये पर शेयर में देके रखा है तो 290 डिवाइड बाय 1300 डिवाइड बाय 40 अगर आप करो तो ये आएगा 32.5, 290 डिवाइडेड बाय 32.5 ये आया आपका 8.923। ये जो 8.923 है ये आपका पर्टिकुलर आया एक तरीके से पैट, 8.923 आपका पैट आया। अब इसमें आप कैपिटल एक्सपेंडिचर 47 माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन 39 ऐड करोगे, चेंज इन वर्किंग कैपिटल 3.45 माइनस करोगे, तो ले देके माइनस कितना हो रहा है 47, 3.45 माइनस 39, 11.45 का कौन सा परसेंटेज, 83%, 73% इक्विटी पोर्शन। तो 8.3585 आप माइनस करो, तो 8.3585 आप 8.923 में से माइनस करो तो आएगा आपका 0.5625, ठीक है, हाँ ये है 0.5645, राइट, 0.5645 आपका आया FCFE 0। इसको ग्रोथ से मल्टीप्लाई करो इंटू 1.08 डिवाइड बाई KE माइनस G। KE कितना है आपका, देखो 10.3 माइनस 8.7 इंटू 0.1 प्लस, ठीक है, प्लस 8.7, ये आपका आया KE 8.86, ठीक है। अब 8.86 माइनस 8.6 KE माइनस G ना, ठीक है, G आपका 8.86 माइनस 8 तो आपका आया 0.86%। मतलब आप समझ रहे हो 0.86% से आपको डिवाइड करना है, मतलब 0.5645 इंटू 1.08 डिवाइड बाई 0.86%, यह है 70.89। इस तरीके से है P0। ओके, ABC Limited, ABC company is considering new sales strategy that will be valid for 4 years. 1, 2, 3, 4. They want to know the value of strategy. The following information, देखो एक इनकी नई सेल्स स्ट्रैटेजी है जो वैलिड रहेगी नेक्स्ट 4 ईयर तक, ठीक है, ये वैलिड रहेगी नेक्स्ट 4 ईयर तक। दे वॉन्ट टू नो द वैल्यू ऑफ द स्ट्रैटेजी, उनको स्ट्रैटेजी की वैल्यू पता करनी है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर विच हैज़ जस्ट ईयर एंडेड अवेलेबल है, और ये सब चीज़ें आपको दे के रखी है, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ 4 साल की है। सेल्स, ग्रॉस मार्जिन, ये एक्सपेंसेस, PBT, टैक्स माइनस करके पैट हो गया, बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशन देख रखी। अब इफ़ इट अडॉप्ट द न्यू स्ट्रैटेजी द सेल विल ग्रो, अगर तुमने न्यू स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर ली ना, ठीक है, तो सेल ग्रो। देखो 4 साल की स्ट्रैटेजी है, सेल आपका 20% से ग्रो हो जाएगा फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। तो चलो पहले सेल्स है 20,000 है ना, तो 20,000 आपका 20% से बढ़ जाएगा, 20,000 प्लस 20%, 20,000 प्लस 20%, ये 24,000 हो गया, प्लस 20% है 28,800, फिर प्लस 20% किया तो 34,560 करा। द ग्रॉस मार्जिन रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो एंड कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो विल रिमेन अनचेंज। ग्रॉस मार्जिन रेशियो GP अपॉन सेल्स, ठीक है, वो अनचेंज रहेगा। तो अभी कितना है 20%, तो बाद में 20%। तो देखो ऑफ द ईयर जस्ट एंडेड, इन्फॉर्मेशन ऑफ द ईयर जस्ट एंडेड, वो तो जस्ट एंडेड ईयर का था, ठीक है, तो इसको मत ले लेना, ठीक है, याद रखना। आपका GP मार्जिन चेंज नहीं होगा, जो है आपका 20%, ठीक है। तो आपका GP जो इधर 20% है वो 20% आपका बाद में भी रहेगा, राइट, ठीक है। तब समझो क्या है कि ये ईयर जस्ट एंडेड, देखो एक न्यू सेल्स स्ट्रैटेजी है जो 4 साल के लिए वैलिड है, और उस स्ट्रैटेजी की वैल्यू इनको जाननी है, और ईयर जो अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन देख रखी। अब समझो यार ये 4 साल की स्ट्रैटेजी, ठीक है, और ठीक है, ये 4 साल तक वैलिड रहेगी, और अगर ये नई स्ट्रैटेजी इन्होंने अडॉप्ट करी तो फॉर 3 ईयर सेल जो है ग्रो करेगा।
पॉइंट ये है कि अगर स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी तो सेल विल ग्रो 20% पर ईयर फॉर द 3 ईयर्स, ठीक है। अब समझो, तो इधर आपको समझना पड़ेगा कि ये सेल स्ट्रैटेजी 4 साल की है, ये 3 साल को इन्होंने बता के रखा है, तो उनको 1 साल ये वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कि ये ईयर जस्ट एंडेड, इनको ये वाला ईयर भी लेना पड़ेगा, तब जाके वो 4 साल पूरे होंगे, ठीक है। तो न्यू सेल स्ट्रैटेजी में ऐसा है कि क्या लिखा है, इफ़ इट अडॉप्ट न्यू स्ट्रैटेजी सेल विल ग्रो 20% फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। तो पहला साल तो यही है और अगले 3 साल वो ऐसे ऐसे बढ़ेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है, तो इधर आप देखो कि ईयर जस्ट एंडेड मतलब कि ईयर जस्ट अभी ख़त्म हुआ है, तो ख़त्म हुआ है तो वो तो लेने से रहे, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको जो है पहला साल आपका 24,000 रहेगा, दूसरा साल 28,800, तीसरा साल 34,560। जब 3 साल तक ग्रोथ रही 20%, तो चौथे साल में क्या रहेगा, चौथे साल में वही स्टैग्नेंट रहेगा, ठीक है। जैसे अपनी टर्मिनल वैल्यू होती है वैसे ही, पर इधर टर्मिनल वैल्यू नहीं है क्योंकि ये 4 साल की स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और बाकी सब तो जो है वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन 10% ऑफ नेट फिक्स्ड एसेट एट द बिगिनिंग। अब डेप्रिसिएशन जो है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर करेगा। टारगेट रेट ऑफ रिटर्न समवॉट 15% है। डिटरमाइन द इंक्रीमेंटल वैल्यू ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ न्यू स्ट्रैटेजी। डिटरमाइन द इंक्रीमेंटल वैल्यू ड्यू टू द अडॉप्शन न्यू स्ट्रैटेजी। इग्नोर डेप्रिसिएशन ऑन एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी थी उसका जो डेप्रिसिएशन है इसको अवॉइड करो, इग्नोर करो, ठीक है। हमको डिटरमाइन क्या करना है, इंक्रीमेंटल वैल्यू ड्यू टू अडॉप्शन, ठीक है। हमको क्या निकालना है, बेसिकली इंक्रीमेंटल वैल्यू ड्यू टू अडॉप्शन। अब समझो, इंक्रीमेंटल वैल्यू ड्यू टू अडॉप्शन निकालना है, राइट। तो इधर जो है जिस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है वो आपको कैश फ्लोज की मदद से निकालनी है। मतलब आपको पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लोज निकालना है एंड देन उस ऑपरेटिंग कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू करके आपको निकालना है पूरा। तो देखो, ये FCFF जो FCFE है जो हम सब कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसमें जैसे कि हम पैट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एक तरीके से आप यही करो कि आप FCFF निकाल रहे हो, पर वो फर्म के लिए नहीं है, बस वो स्ट्रैटेजी के लिए, इन द सेंस कि आपको वही पैट तक जाना है, ठीक है। तब जैसे कि इन्होंने बोल के रखा है कि जैसे GP मार्जिन, ठीक है, ग्रॉस मार्जिन रेशो, एसेट टर्नओवर, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सब सेम रहेगा, ठीक है। और ग्रॉस मार्जिन, इनफैक्ट ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर भी, अगर आपने ग्रॉस मार्जिन है तो GP निकल जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 10% हो जाएगा। तो देखो, आपने पहले सबकी सेल लिख दी, ग्रॉस मार्जिन सबका निकाल लो 20%, ठीक है। अब रही बात GP रेशो सेम रहेगा, तो आपका मानो प्रॉफिट रेशो सबका सेम ही रहेगा। तो जैसे कि अब ये 2,000 है, ठीक है, तो आप एक तरीके से PBT भी निकाल लो, ठीक है। तो PBT भी कर लो 10%, चलो PBT हो गया। अब पैट की बात आती है, ठीक है, तो अब PBT में से टैक्स माइनस कर लो 30% आपका पैट आ जाएगा। तो चलो आपका पैट भी आ गया, चलो ये भी हो गया। अब रही बात है डेप्रिसिएशन की, तो आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, चेंज इन एक्सपेंडिचर जो भी है वो सब भी माइनस करोगे। तो समझो क्या बोल रहे हैं वो कि ग्रॉस मार्जिन रेशियो, तो चलो हमने इसकी मदद से सब कुछ कर लिया कैलकुलेट। एसेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है, एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो कितना होता है आपका। अब सेल्स GP ये सब भी दे के रखा है और एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना है। इधर एसेट बोल के रखा है तो दोनों एसेट लेंगे, तो 12,000, तो 12,000 डिवाइडेड बाय जैसे COGS अपॉन एवरेज स्टॉक ये सब होता है एसेट टर्नओवर रेशियो में, सेल्स डिवाइड बाय एसेट्स होगा, ठीक है। तो 20,000 सेल्स, ठीक है, डिवाइड बाय 12,000, ठीक है। या तो ऐसा करो 12,000 डिवाइड बाय 20,000, जो आपका 60% है एसेट टर्नओवर रेशियो, यही हर जगह है, करो कैलकुलेट एसेट टर्नओवर रेशियो ना। तो सेल्स जो अपना 20,000 है उसका 60% हो गया 12,000, तो वैसे ही 24,000 का 60% करो, ये 14,400 हो गया, ये एसेट्स हो गई, ठीक है। तो इसमें वर्किंग कैपिटल में हम जो है वो चेंज इन वर्किंग कैपिटल ये सब देखते हैं, ठीक है। पर देखो अभी एसेट टर्नओवर रेशियो है आपका, तो अभी तो आप एसेट टर्नओवर रेशियो में ये ध्यान रखते हुए एसेट की तरफ फोकस करते हुए आपने ये निकाल लिया 60%। करो आप 24,000 का 60%, ये आपका आया 14,400, तो आपका 2,400 बढ़ा, ठीक है। तो इधर इन्होंने जो है चेंज इन एसेट्स, ठीक है, चेंज इन एसेट्स वो लिया है, ठीक है। तो जैसे कि 4,000 बढ़ा तो उसका 40%, सॉरी 4,000 बढ़ा तो उसका 60%, 2,400, राइट, ये 2,400 इन्होंने लिया है, ठीक है। एसेट इंक्रीज हुई तो ये माइनस हो जाएगा। फिर 4,800 जब अपनी सेल और बढ़ी उसका 60%, 2,880, ये माइनस हो जाएगा। फिर 34,560 माइनस 28,800, इसका आप करोगे कितना परसेंट, 60%।
3 4 5 6 ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, फिर 0 रहेगा, राइट। अब फिर 0 रहेगा, ये सोचते हुए आपने बोला कि भाई थर्ड और फोर्थ ईयर में तो कुछ चेंज ही नहीं है ना, ठीक है। पर समझो असेट टर्नओवर रेशियो के हिसाब से 34,560 डिवाइड इनका 60%, इतनी असेट तो रहेगी, ठीक है। तो पुराने में जितनी असेट है नए में भी उतनी असेट रहेगी। तो जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, जितना भी डेप्रिसिएशन रहेगा 1382 का डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन उतना ऐड कर लो, मतलब जितना डेप्रिसिएशन है उतने कम से कम असेट्स रहेगी आपके पास, ठीक है। तो 1382 आपका असेट हो गया, मतलब कि ये असेट हो गया। बाकी डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन भी आप जो है ऐड करते हो, क्योंकि आपने जो डेप्रिसिएशन पहले माइनस किया था उसको ऐड करते हो, राइट। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन 10% ऑफ नेट फिक्स एसेट एट द बिगिनिंग। तो फिक्स एसेट एट द बिगिनिंग कितना है? 12,000, ठीक है। 12,000 का 10%, सॉरी 8,000 का 10% 800, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन अपना हुआ 800। फिर आपका जो है उसका फिक्स एसेट कितना हुआ? 9600 का 10% 960। फिर आपका फिक्स एसेट कितना हुआ? 11,520, ठीक है। 11,520 का 10% 1152, ठीक है। फिर आपका फिक्स एसेट कितना हुआ? फिक्स एसेट आपका कितना हुआ? 13,824। तो 1382 आपका डेप्रिसिएशन। मतलब समझ रहे हो कि आप डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, चेंज इन डेप्रिसिएशन है, आप डेप्रिसिएशन ऐड करोगे। और रही बात है कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, उसको भी एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो 4,000 जैसे इंक्रीज़ हुआ उसका 20%, 800 आपका इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, उसको आप माइनस करो, ठीक है। 28,800 माइनस 24,000 हुआ, उसका आप करो बाकायदा कितना परसेंट वर्किंग कैपिटल निकालना, 20%, 960 वो माइनस होगा, ठीक है। तो करंट एसेट में वो माइनस होगा। रही बात है 1152, ये माइनस होगा, ठीक है। 1152 वो माइनस होगा। अब इधर ज़ीरो आएगा, ठीक है। इसलिए इधर ज़ीरो आएगा क्योंकि 34,560 का कितना 20% करंट एसेट 6912, ये थर्ड ईयर में भी है, फोर्थ ईयर में भी है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन करंट एसेट पे तो लगता नहीं है, तो इधर तो सेम ही, इधर तो ज़ीरो होगा। तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करोगे तो 2419.2, राइट, 2419.2 ये आपका होगा। माइनस करोगे आप 1,382, ठीक है। फिर प्लस करोगे 1,382, तो 2419.20 ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये 4 साल का आपको दे के रखा है, ठीक है। और 4 साल की जो स्ट्रैटेजी है आपकी, तो इसको जो है कितने परसेंट से डिस्काउंट करो? 15% से। टारगेट रिटर्न 15%। तो 764 को 1 साल से डिस्काउंट किया 864, 720 को 1 साल से डिस्काउंट किया 864 को 2 साल से डिस्काउंट किया 1036.80 को 3 साल से डिस्काउंट किया, ठीक है, ठीक है। अब सी इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने फोर्थ ईयर की वैल्यू को, ठीक है, टर्मिनल वैल्यू निकाला, ठीक है। तो अब फोर्थ ईयर की जो वैल्यू है इनकी रेसिडुअल वैल्यू है, ठीक है। फोर्थ ईयर की वैल्यू इनकी रेसिडुअल वैल्यू है, तो आप सबसे पहले जो है टर्मिनल वैल्यू लेकर आओ, ठीक है, और ईयर 3 पे आओ। क्योंकि फोर्थ ईयर की रेसिडुअल वैल्यू इसलिए क्योंकि फोर्थ ईयर पे कोई ग्रोथ ही नहीं है, राइट। तो आप इसको थर्ड ईयर पे लेकर आओ, ठीक है, थर्ड ईयर पे लेकर आओ, ठीक है। एंड देन फिर आप इसको डिस्काउंट करो। ऑब्वियसली बात है कि इसमें ग्रोथ भी नहीं है, तो जी तो होगा नहीं, अदरवाइज D1/K माइनस जी करते। सी मैं अगेन आपको 6B, 6C एंड 6D, ठीक है, वापस आपको मैं करके बताता हूँ, राइट। तो जिनको पहले ही समझ में आ गया है तो उनके लिए तो ठीक है, बात ही ख़त्म है, वो आगे वो फॉरवर्ड कर दे, राइट। तो मैं आपको 6B से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन WXY के देखे रखी थी और वो ग्रो कर रहा है 20%, फिर जो है फोर्थ ईयर में 8% हो जाएगा, राइट। रिवेन्यू फॉर द ईयर एंडेड, मतलब ये जो पास्ट ईयर है उसका देकर रखा है। तो सारा जो रिवेन्यू है जैसे 7500, ठीक है, ये रिवेन्यू देकर रखा है। अब 20% ऐसा बढ़ाओ तो रिवेन्यू है, क्योंकि क्या बोल के रखा है कि अब ग्रोथ 20% इधर दे के रखी है,
तो इधर रिवेन्यू हो गया, COGS हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड इन COGS एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऐसा नहीं कि आप COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में अलग अलग डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, ये दो टोटल मिला के ये है इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अब समझो हाई ग्रोथ पीरियड जो अपना पहले 3 साल है, रिवेन्यूज एंड EBIT 20% से बढ़ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 15% से बढ़ रहा है। देखो रिवेन्यू और EBIT है ना, तो उससे रिलेटेड जैसे COGS है, ठीक है, तो ये सब भी आएगा। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो 15% से बढ़ रहा है, ठीक। अब हम क्या निकालना है, अगर हम देखें तो हमको तो फ्री कैश फ्लो फॉर्म निकालना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% से बढ़ रहा है, फिर 4th ईयर ऑनवर्ड्स तो जो है रिवेन्यू EBIT 8% से बढ़ रहा है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी वो ऑफसेट हो जाएगा, इंक्रीमेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर वो ऑफसेट हो जाएगा, ठीक। ये हो गया अपना नेट वर्किंग कैपिटल 25% ऑफ रिवेन्यू है। अब फ्री कैश फ्लो फॉर्म निकालना है तो मैं तो नोपैट की बात कर रहा हूँ। रिवेन्यू है, COGS है, माइनस करो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, तुम्हारा EBIT आ जाएगा। डायरेक्ट टैक्स माइनस करो, तुम्हारा नोपैट आ जाएगा। करो पहले यहाँ तक करो, फिर हर एक साल का कर लो ना, 4 साल है तो हर एक साल का कर लो। चलो पहले रिवेन्यू को 20% बढ़ाओ, 7,500, 20% हो गया ये 9,000, 20% हो गया ये 10,800, 20% हो गया 12,960, फिर 8% बोला 13,996.8, ये है। तो आपने रिवेन्यू बढ़ाया, ठीक है, 4 साल तक आपने किया, तो 9,000, 10,800, 12,960, 13,996.8। अब COGS भी करो, अब COGS भी 20% रहेगा, पॉइंट ये है। फिर COGS भी बढ़ाओ, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी ऐसे करो, पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये याद रखना कि डेप्रिसिएशन, ठीक है, इंक्लूडेड है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो जैसे 600, तो 2250 में से 600 माइनस करो, 1650 से अब करो इसमें 20% ऐड, 1650 से तो 20% ऐड करा, राइट, ठीक है। तो आपका ऐसे EBIT आएगा जिसमें आपने रिवेन्यू में से आपने COGS माइनस किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऑब्वियस बात है कि आप डेप्रिसिएशन नहीं लोगे। अब आपको FCFF ही निकालना है। अब जब आपको FCFF निकालना है तो आप फिर डेप्रिसिएशन माइनस करके EBIT निकालो, ठीक है, और फिर आप टैक्स डायरेक्ट माइनस करके नोपैट निकालो। तो वैसे जो 600 है, ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो 15% है, बाकी डेप्रिसिएशन तो 20% रहेगा ही। तो इसलिए 720 प्लस 600 प्लस 20%, फिर 720 प्लस 20%, ऐसे 8% भी करना। तो 720 प्लस 20% वो आया हमारा 864, फिर प्लस 20% करो तो 1036.8 आएगा, हाँ राइट, 1036.8, फिर प्लस 8% करो, है ना, आया आपका 1119.74। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, हमने डेप्रिसिएशन करा तो हमारा EBIT आया, तो निकालो सबका EBIT, ठीक है। तो EBIT आपने निकाला और डायरेक्ट आप टैक्स माइनस करो जो 40% दे के रखा है, 30% दे के रखा है, तो नोपैट आ जाएगा। जैसे ही आपको नोपैट आया, अब आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन ऐड करो। पर कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे के रखा है तो 150, जैसे कि 150 है, 150 प्लस, जैसे कि हमने क्या देखा है कि नेट इन्वेस्टमेंट हम लेते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट में हम इंक्रीमेंटल नहीं लेते, वर्किंग कैपिटल में इंक्रीमेंटल लेते हैं, इसलिए 150 प्लस करो 15%, तो नोपैट जो भी आएगा आपका, राइट, जैसे 1890 आएगा, 2268 आएगा, तो मैं आपको सारे बोल देता हूँ। तो आपने नोपैट निकाला। अब नोपैट के बाद आप जो है क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे, बट नेट में दे के रखा है इसलिए 150 प्लस 15% करो तो 172.5 आएगा, फिर प्लस 15% करो तो 198.38 आएगा, फिर प्लस 15% करो तो 228.13 आएगा, फिर आप प्लस 15% करोगे उतना तो वो ऑफसेट हो जाएगा, क्योंकि बोल के रखा ना कि वो तो ग्रो 15% से होगा। एंड इंक्रीमेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफसेट बाय डेप्रिसिएशन, उसके बाद जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा वो ऑफसेट हो जाएगा, तो वो हो गया 0। अब वही चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल 25% ऑफ रिवेन्यू है, तो जो भी रिवेन्यू बढ़ा, जैसे कि 1500 बढ़ा तो उसका 25%, 375, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। फिर आपका 1800 बढ़ा तो उसका 25%, 450 ये हो जाएगा।
फिर 12,960 माइनस 10,800 का 25%, 540 ये हो जाएगा। फिर देन 12,960 से फिर 13,996 तक गया, ठीक है, जो टर्मिनल ईयर था। तो इससे हमने चेंज इन वर्किंग कैपिटल निकाला। अब हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मतलब जो हमारा टर्मिनल ईयर था, ऑब्वियस सी बात है कि टर्मिनल ईयर में जो था 2680.13 उसका हम जो है ईयर 3 पे लेकर आएंगे, क्योंकि फोर्थ ईयर ऑनवर्ड से परपेचुइटी है। तो ऐसे केस में जो है फोर्थ ईयर को हम थर्ड ईयर पे लेकर आएंगे। तो कैसे 2680.13 है, के माइनस जी करो तो आपका आ जाएगा थर्ड ईयर पे, एंड देन फिर डिस्काउंटिंग करो। एक तो वो कर लिया, बाकी पहले 3 साल के कैश फ्लोस को तो डिस्काउंटिंग करे ही करो, तो इससे आपका वैल्यू ऑफ फर्म आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 6C। सो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है 6C। सी ABC इज़ कंसिडरिंग न्यू सेल्स स्ट्रेटजी जो वैलिड रहेगी नेक्स्ट 4 ईयर्स तक, और ईयर जस्ट एंडेड की डिटेल्स आपको दे के रखी है, ठीक है। इफ़ इट अडाप्ट द न्यू स्ट्रैटेजी, अगर ये न्यू स्ट्रैटेजी अडाप्ट करते तो सेल्स जो है 3 साल तक ग्रो करेगा 20%। तो 24,000 हो गया, फिर 20%, 28,800, फिर 20%, ठीक है। ये 3 बार 20% बढ़ा, और फिर जो है वापस 34,560 ही रहेगा, क्योंकि फोर्थ ईयर में कोई ग्रोथ नहीं है। इसलिए देखो सेल 3 साल तक ग्रो हो रहा था, देन उसके बाद जो है फोर्थ ईयर में कोई ग्रोथ नहीं, तो फोर्थ ईयर हमारा जो है रेसिडुअल वैल्यू हो जाएगा। उससे हम जो है थर्ड ईयर की टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे। खैर सी ग्रॉस मार्जिन रेशियो, असेट टर्नओवर रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, इनकम टैक्स रेट, सबका सब सेम रहेगा। तो असेट टर्नओवर रेशियो सेम रहेगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी हम इसको देखते हैं। ये रेशियो सेम रहेगा इन द सेंस कि ग्रॉस मार्जिन सेम रहा, तो चलो आप ग्रॉस मार्जिन निकालो, राइट। ये सबका 20% आप निकाल लो कि आपने ग्रॉस मार्जिन निकाला। फिर ऐसे PBT निकालना है, PBT भी निकाल लो, जो है PBT 10% है तो ये भी 10% ही होगा। और इस तरीके से आप PAT भी निकाल लो, ठीक है, ठीक है। तो PAT भी निकाल लो, पर समझो हमें जो है न्यू सेल्स स्ट्रेटेजी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 1400 डिवाइड बाई 20,000, 7%, तो निकालो सबका, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर हमने पैट निकाला, ठीक है। अब सी, अब पैट के बाद हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन, जैसे कि इधर हम ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे हम फ्री कैश फ्लो ऑफ इक्विटी में भी करते थे कि हम डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं और इन्वेस्टमेंट जो है माइनस करते हैं, तो इधर भी ऐसा है कि पहले आप डेप्रिसिएशन ऐड करो। पर सी सबसे पहले इधर आपका ये देखना पड़ेगा कि एसेट टर्नओवर रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। तो देखो सेल्स है 20,000, 24,000, 28,800, 34,560 एंड 34,560, ठीक है। अब असेट टर्नओवर रेशियो, राइट। असेट में फिक्स असेट भी है और करंट असेट भी है। फिक्स असेट अगर देखिए 8,000, ठीक है, तो करंट असेट हमारा है 4,000, राइट। तो 8,000 डिवाइड बाई 20,000, फिक्स असेट कितना है 40%, करंट असेट कितना है 20%। तो ऐसे सबका कैलकुलेट करो। तो देखो इस तरीके से आपने एसेट टर्नओवर रेशियो से एसेट तो निकाल लिया, ठीक है। और रही बात डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन वुड बी 10% ऑफ नेट फिक्स्ड असेट एट द बिगिनिंग, राइट। नेट फिक्स्ड असेट एट द बिगिनिंग। तो जो डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन जैसे कि ईयर 1 का निकालना, तो ईयर 0 का नेट असेट्स जो कि है 8,000, उसका डेप्रिसिएशन जैसे कि 800, ऐसे देखना पड़ेगा। तो चलो आपने ये इस तरीके से आपने डेप्रिसिएशन भी चलो निकाल लिया। और रही बात है वर्किंग कैपिटल की, जहाँ अपन बोले कि चेंज इन वर्किंग कैपिटल, राइट। तो ऐसे केस में देखो करंट असेट, इधर वर्किंग कैपिटल जो है, इधर वर्किंग कैपिटल का मतलब ही करंट असेट है, क्योंकि करंट लायबिलिटी दे के नहीं रखा है, राइट। तो ऐसे केस में तो जैसे कि आपका 800 करंट असेट बढ़ रहा है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आपका जो है 960 बढ़ रहा है, तीसरे में अपना 1152 बढ़ रहा है, चौथे में अपना 0 रह रहा है। अब एक मिनट समझना कि ये हमने चेंज इन वर्किंग कैपिटल तो निकाल लिया, राइट। चेंज इन वर्किंग कैपिटल तो हमने निकाला। तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो थर्ड ईयर का है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो हमारा थर्ड ईयर का है, राइट। चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो हमारा थर्ड ईयर का है वो है 1152। वो कैसे निकाला हमने, 34,560, ठीक है। या तो अपन ने ऐसा करा था कि चेंज इन करंट एसेट ना, कि 5760 था माइनस 6912, इस तरीके से 1152 निकाला। पर थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि सेल में ही कोई चेंज नहीं है, राइट।
इसलिए वो सेल का 20% है, सेल में कोई चेंज नहीं, तो वर्किंग कैपिटल करंट एसेट में कोई चेंज नहीं। ऐसे फिक्स एसेट में भी है कि थर्ड ईयर और फोर्थ में फिक्स एसेट में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि सेल में कोई चेंज नहीं है। पर समझो फिक्स एसेट में डेप्रीसिएशन था, ठीक है, तो फिक्स एसेट एक बार कम हुआ था डेप्रीसिएशन से, जो है 1382.4 का डेप्रीसिएशन। तो कायदे से 1382.4 फिक्स एसेट बड़ा होगा, डेप्रीसिएशन से कम हुआ, उतना का उतना एडिशन हुआ फिक्स एसेट से, ठीक है। तो समझ रहे हो फिक्स एसेट के एडिशन क्या क्या है। एक तो होगा 1600, 800 से 9600 पे 1600 हुआ, फिर 11520 माइनस 9600, ये हुआ 1920, ठीक है। तो एक हुआ, अब चेंज इन फिक्स एसेट को आपको प्रॉपर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सी, आपका 0 ईयर पे फिक्स एसेट था 8000, फिर फर्स्ट ईयर में 9600 हो गया, पर आपका डेप्रीसिएशन भी कम हुआ था, तो 800 में से पहले 8000 में से पहले 800 माइनस करो, 8000 में से पहले 800 माइनस करो, फिर 7200 से 9600 पे गया है, ठीक है। तो एक तरीके से 2400 आपका चेंज इन फिक्स एसेट है। वैसे ही 9600 की मैं बात करता हूँ कि 9600 माइनस 960 करो, 9600 माइनस 960, ठीक है। फिर आप देखोगे ऐसे केस में 2880 ये फिक्स एसेट में चेंज हुआ, फिर 11520 माइनस 1152 प्लस माइनस 13824, ये आपको दिखेगा 3456 ये फिक्स एसेट में चेंज। और फिर जो है 13824 माइनस 1382.4 13824, ठीक है, ये आया 138.4, ये आया चेंज इन फिक्स एसेट। मतलब कि जो हमने डेप्रिसिएशन 800 निकाला, 960 निकाला, 1152 निकाला, 1382.4 निकाला, चेंज इन फिक्स एसेट। अब चेंज इन फिक्स एसेट आप माइनस करोगे, ठीक है, जैसे कि 2400 माइनस करोगे, 2880 माइनस करोगे, 3456 माइनस करोगे, 1382.4 माइनस करोगे, राइट। वैसे ही चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस होगा, कैसे, 800 माइनस होगा, 960 माइनस होगा, 1152 माइनस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालो। तो आपने फर्स्ट ईयर का निकाला, सेकेंड ईयर का निकाला, थर्ड ईयर का निकाला, आपने सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली। पर फोर्थ ईयर की रेसिडुअल वैल्यू जो है, ठीक है, फोर्थ ईयर की रेसिडुअल वैल्यू से, ठीक है, फोर्थ ईयर की रेसिडुअल वैल्यू से पहले टर्मिनल वैल्यू पे आओ, मतलब डिवाइड बाय के ई करके आप टर्मिनल वैल्यू पे आओ। के ई कितना है, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो डिवाइड बाय 15% करके पहले टर्मिनल वैल्यू पे आओ। एक बार आपने जो है टर्मिनल वैल्यू पर आ गए, ठीक है, फिर आप उसको 4 साल से डिस्काउंट, फिर आप उसको जो है 3 साल से डिस्काउंट करो, मतलब पहला साल से डिस्काउंट, दूसरे साल का डिस्काउंट, तीसरे साल का डिस्काउंट, चौथे साल को आप थर्ड ईयर के टर्मिनल वैल्यू पे लेकर आए और 3 साल का आपने वो डिस्काउंट किया, और इस तरीके से आपकी वैल्यू आई। तो ये आपकी टोटल शेयर होल्डर वैल्यू आएगी, ठीक है। अब डिटरमाइन द इंक्रीमेंटल वैल्यू ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करके आपका ऐसा सीन रहा, ठीक है। तो आपने ये बता दिया कि ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करके ये वैल्यू रही, तो पहले वैल्यू क्या थी, तो प्री स्ट्रैटेजी वैल्यू आपकी ये थी कि जो 1400 है, ठीक है, जो 1400 है, पैट को डिवाइड बाय के ई कर दो, राइट। तो ऐसे केस में जो है प्री स्ट्रैटेजी वैल्यू में आप जो है पैट को डिवाइड बाय के ई करो। सी, अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, BRS इनकॉर्पोरेशन का। तो BRS इनकॉर्पोरेशन डील्स इन कंप्यूटर एंड IT प्रेफरेंस। तो BRS इनकॉर्पोरेशन डील्स इन कंप्यूटर एंड IT हार्डवेयर। तो BRS इनकॉर्पोरेशन डील्स इन कंप्यूटर एंड IT हार्डवेयर एंड पेराफेरल। द एक्सपेक्टेड रिवेन्यू, अभी एक्सपेक्टेड रिवेन्यू देके रखा है नेक्स्ट 8 ईयर्स का, चलो एक्सपेक्टेड रिवेन्यू देके रखा है। फिर समराइज फाइनेंशियल पोजीशन देके रखी है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है, चलो वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है 40% ऑफ सेल्स रिवेन्यू, तो वेरिएबल एक्सपेंडिचर जो है 40% ऑफ सेल्स रिवेन्यू एंड फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस 40% ऑफ सेल्स रिवेन्यू एंड फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड टू बी एज फॉलोज। तो इट्स वेरिएबल एक्सपेंडिचर 40% ऑफ सेल्स रिवेन्यू एंड फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, वो भी कैश में, ठीक है, ये देख के रखा है, ठीक है। एंड एडिशनल एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन कैंपेन, अब एक एडिशनल एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन कैंपेन है जिसके लिए ये खर्चे होंगे, राइट। ये एडिशनल
एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन कैंपेन है। सो ये पर्टिकुलर 2 क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, जहाँ पे जो है हम फ्रेश तरीके से इन 2 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। FCFE FCFF के अच्छे क्वेश्चन है, आखिर के 4-5, ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चन तो अभी कर लिए हैं, उसको हमने वापस एक बार और रिवाइज़ कर लिया है। बचे हुए 2 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। बाय। और पढ़ना, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट वाउट लगे तो बाकायदा आप पूछो।